वर्ष 2025 की गर्मियों में दिल्ली की एक जानी-मानी जर्नलिस्ट अदितिन को एक रहस्यमयी गांव कालापुर के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि वहां 20 साल पहले एक भयावह घटना के बाद पूरा गांव वीरान हो गया था। जो भी वहां गया लौटकर कभी नहीं आया। अदिति अपने फोटोग्राफर दोस्त विवेक के साथ गांव की सच्चाई जानने निकल पड़ती है। घना जंगल, हल्की धुंध, पक्षियों की आवाजें और दूर से कुत्तों की आवाज गूंज रही हैं। ये रास्ता जितना सुनसान है उतना ही रहस्यमय भी। लगता है जैसे हर पेड़ कुछ कहना चाहता है। और मुझे लगता है जैसे हर पेड़ हमें घूर रहा है। अदिति, हमें वापस चलना चाहिए, अभी भी वक्त है। डर और पत्रकारिता एक साथ नहीं चलते विवेक। अगर हर अफवाह से डर गए तो सच कभी सामने नहीं आएगा। तुमने वो आवाज सुनी, जैसे कोई कुछ खींच रहा हो या घसीट रहा हो? शांत रहो। जंगल की ये खामोशी कभी कभी ज्यादा कुछ कहती है। यही तो है रहस्य की पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी या आखिरी? मुझे तो ये रास्ता मौत के मुंह जैसा लग रहा है। देखो, वो पुराना निशान, किसी के खींचे जाने के गहरे रेखाएं हैं, मानो कोई जबरदस्ती यहां से ले जाया गया हो। मैंने सुना था कि इस जंगल में रात को किसी औरत की चीखें आती हैं। ये वही जंगल है ना अदिति? हाँ, यही कालापुर घाटी है जहां से कोई लौट कर नहीं आया। मगर आज आज हम लौटेंगे उस रहस्य के साथ जिसे सबने छिपा रखा है। अगर आज हम नहीं लौटे तो कम से कम दुनिया को सच दिखाने वाला हमारा वीडियो रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विवेक, जो कुछ भी हो, ये कहानी मेरे करियर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी हो सकती है। और हमारी आखिरी भी। लोग सच में कहते हैं कि ये गांव श्रापित है। गांव का प्रवेश द्वार टूटा हुआ, पेड़ों पर सूखे फूल लटके हैं, माहौल रहस्यमय है। देखो, हर घर पर ताला लगा है, खिड़कियां भी बंद हैं, कोई इंसान तक नहीं दिख रहा। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? एक पूरा गांव ऐसे कैसे गायब हो सकता है? ये लो, यही है कालापुर। दरवाजा जैसे बरसों से किसी ने खोला ही नहीं। लोहे पर जंग नहीं, खून जैसा लाल रंग चढ़ा है। ये सिर्फ वक्त का असर नहीं हो सकता। हर जगह वीरानी है, मगर अजीब बात है, ऐसा लगता है जैसे किसी की निगाहें हम पर टिकी हैं। इतनी खामोशी, न कोई पत्ता हिल रहा, न पक्षी, न जानवर। जैसे इस जगह ने सांस लेना छोड़ दिया हो। हर घर पर ताले जड़े हैं और खिड़कियों पर काले कपड़े लटके हैं। ये सिर्फ डर नहीं, ये किसी साजिश की निशानी है। वो देखो, वो हवेली सबसे अलग है। बाकी सब उजड़ी हैं, पर वो अब भी सीधी खड़ी है। शायद वही सरपंच तेजा सिंह की हवेली होगी, जहां से ये सब शुरू हुआ था। मैंने सुना है आज भी उस हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, रात के तीसरे पहर। इस गांव में हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है। हमें सिर्फ वो आवाजें सुननी हैं जो लोगों ने दबा रखी थीं। अगर ये दीवारें बोल सकती तो शायद चीखती। तभी झाड़ियों से कोई हलचल होती है, दोनों चौंक जाते हैं। कौन है वहां? बाहर आइए, हम पत्रकार हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे सामने आता है। अदिति, देखो, कोई जिंदा है इस गांव में। तुम दोनों लौट जाओ। इस गांव में जो भी आया कभी लौटा नहीं। अब भी वक्त है बच्चों। आप यहां अकेले रहते हैं? मैं रह नहीं रहा, मैं इंतजार कर रहा हूं मुक्ति का। आप यहां इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं, पूरा गांव वीरान हो गया, फिर आप क्यों नहीं गए? कभी कभी इंसान किसी जगह से नहीं, किसी अधूरे वादे, किसी अधूरी आत्मा से बंधा होता है बेटी। क्या आप उस रात के चश्मदीद गवाह हैं, जिस रात इस गांव का इतिहास खून से लिखा गया? उस रात को भुलाया नहीं जा सकता, ना मेरी आंखों से, ना इस जमीन से, जिसमें एक निर्दोष आत्मा की चीखें अब भी गूंजती हैं। हमें सच जानना है दादाजी। क्या हुआ था उस रात को? क्यों कहते हैं लोग कि ये गांव श्रापित है? वो रात अमावस की थी। गांव में सरपंच तेजा सिंह की शादी थी। एक गरीब लड़की से हुई थी
जो गरीब परिवार की थी। हर दिन रूपा को तेजा और उसकी मां सुनीता से दहेज की बढ़ती मांगों का सामना करना पड़ा। रूपा की पीड़ा और उसकी अंदर जलती उम्मीद धीरे धीरे एक संघर्ष का रूप लेती जा रही थी। उसकी मजबूरी थी, उसकी गरीबी थी और हमारी चुप्पी थी। फिर क्या हुआ उस रात? रूपा की सास और तेजा सिंह रूपा से दहेज मांग रहे थे। रूपा के माता पिता बहुत गरीब थे। वो रूपा को दहेज नहीं दे सकते थे। रूपा ने दहेज देने से इनकार कर दिया था। उसे सबके सामने सबक सिखाने के लिए हवेली के आंगन में ही आग लगाकर जिंदा जला दिया गया और हम सब मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। क्या? और किसी ने कुछ नहीं किया? पुलिस, कानून? कानून उस गांव की सीमाओं तक आता ही नहीं था और डर उस आग से बड़ा था। उसी दिन से वो आत्मा प्रेतवधू बन गई और हर अमावस को लौटती है अपने हक और बदले की मांग लेकर। फ्लैशबैक 20 साल पहले। क्या मेरी कीमत बस दहेज तक सीमित है? क्या कोई भी नहीं समझेगा कि मैं भी एक इंसान हूं? तू समझती क्या है? ये क्या है? दहेज दिया था ना तुम्हारी माँ ने। ये कुछ और चाहिए था। तेरे घर वालों ने हमें पूरी रकम नहीं दी। माँ ने कहा था कि उन्होंने जो भी दिया वह सब है। हम गरीब हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं? तुम्हारे घर वालों ने हमें खाली हाथ भेजा। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अब मुझे क्या मिलेगा? तेरे भाई को अपना ख्याल रखना होगा। और तुम्हारी चुप्पी अब मुझे पसंद नहीं आ रही। तू समझ नहीं रही रूपा, यहाँ दहेज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रूपा को दिन ब दिन दबाव महसूस होता है। तेजा और उसकी माँ रूपा पर अत्याचार करते हैं। उसे कई बार पैसे लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही मेरी जिंदगी का मतलब था? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। एक दिन तेजा और सुनीता का धैर्य टूट जाता है। रूपा से सारा सामान, जेवरात और पैसे की मांग की जाती है। जब रूपा के घर वाले और भाई पैसे लाने में असमर्थ रहते हैं तो तेजा की क्रूरता उभर आती है। तेरा परिवार हमारी उधारी चुका नहीं पाया तो अब तुझे हमारे घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं होगा रूपा। तुम देखोगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यह आग जो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है, वही आग मुझे एक दिन रोशन करेगी। मैं हार नहीं मान सकती। जब तक मेरी उम्मीद जिंदा है, तब तक कोई भी मुझे और मेरे सपनों को नहीं छीन सकता। मैं मरने के बाद भी मेरे घर वालों के लिए कुछ छोड़कर जाऊं। दहेज की मांगे कभी खत्म नहीं होंगी। क्या हम सचमुच इंसान हैं? रूपा, तुम तो बेगुनाह थी और ये तुम पर इतना बड़ा अन्याय हुआ। यहाँ हर बात पैसे से तय होती है रमेश, और तू मुझे परेशान मत कर। रूपा की यात्रा लंबी थी, लेकिन उसकी उम्मीद की लौ कभी नहीं मिटी। उसने दहेज की आग में जलते हुए भी खुद को खोने नहीं दिया। एक दिन वह एक आवाज बन गई। रूपा को दहेज के कारण आग में जला दिया गया और वो लड़की उस रात मर गई। लेकिन उसकी आत्मा हर अमावस को अपने पति और पूरे गांव से बदला लेने आती है। रमेश, जो उस दिन सब कुछ देख चुका था, आज भी डरता है और कुछ नहीं बोलता। गांव वाले भी चुप रहते हैं, क्योंकि दहेज की मांग एक ऐसा जहर बन चुकी है जिसे वे तो स्वीकार करते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की की हत्या की। रात का समय, अमावस की घनी काली रात। हवाएं तेज हैं, पेड़ों की शाखाएं चीख जैसी आवाजें कर रही हैं। अदिति और विवेक एक टूटी हवेली के पास खड़े हैं। ये हवा अचानक इतनी भारी क्यों हो गई है? सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल रही हैं। अदिति, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। 20 बरस हुए, किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया। आज तुम आए हो मेरे सच को जगाने। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को सामने लाने आए हैं। हम तुम्हारा पक्ष दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया? उस दुनिया की बात कर रही हो जिसने मेरी चीखों को मौन में दबा दिया, जहां मेरे शरीर को आग लगी और किसी ने एक बाल्टी पानी भी नहीं फेंका। हमें माफ कर दो। हम उन लोगों में से नहीं हैं।
हम चाहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। कृपया बताओ, तुम्हारा नाम क्या था? लोग तुम्हें प्रेतवधू कहते हैं, पर तुम्हारी असली पहचान क्या थी? मेरा नाम रूपा था, बस एक सीधी सादी लड़की जिसने सिर्फ प्यार और सम्मान की उम्मीद की थी। रूपा, हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। हम तुम्हारी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। तुम अब सिर्फ एक भूत नहीं, एक सच्चाई बनोगी। सच जब तक जुबान में कैद रहे वो भी कैद ही रहता है। आज मेरी जुबान तुम्हारी कलम बनी है। बोलो, क्या तुम निभाओगी ये वादा? हम वादा करते हैं। तुम्हारी आग अब हमारी आवाज बनेगी। तुम्हारा दर्द अब दुनिया का आईना होगा। प्रेतवधू मुस्कुराती है। चेहरा धीरे धीरे शांत होता है। उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ती है। हवाओं में सुकून आ जाता है। अब मुझे मुक्ति मिल रही है, मगर याद रखना, जहां अन्याय होगा वहां मैं फिर लौट आऊंगी। जिसने मुझे जलाया वो मर गया, लेकिन जिनकी चुप्पी ने मेरी हत्या को संभव बनाया वो अब भी जिंदा हैं। ये रहा तुम्हारा सच। अब पूरी दुनिया जानेगी कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। आज मैं यहाँ सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक गवाही देने वाली हूँ, उस आत्मा की जो सच्चाई के लिए 2 दशक तक भटकती रही। हमने कई खबरें कवर की हैं अदिति, मगर आज पहली बार लगा कि हमने किसी को इंसाफ दिलाया है, वो भी मरने के बाद। रूपा की आत्मा चली गई, मगर उसके सवाल इस जमीन पर रह गए हैं। क्या अगली रूपा को हम जिंदा जलने से बचा सकेंगे? ये हवेली अब खंडहर नहीं, एक स्मारक है, और ये खामोश दीवारें अब सच बोलेंगी। जिस आग में उसे जलाया गया, आज उसी आग से उसकी कहानी पूरे देश में फैलेगी। अब वो डर नहीं, रोशनी बनेगी। धन्यवाद। अब मैं जा रही हूं, मगर जहां भी स्त्री का अपमान होगा मेरी परछाई वहां जरूर पहुंचेगी। जाओ रूपा, अब तुम्हारी चीखें नहीं, तुम्हारा नाम गूंजेगा सम्मान के साथ। आज इस गांव ने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, अपनी आत्मा को भी मुक्त किया है। हम खबरें नहीं बना रहे थे अदिति, हम इतिहास में दफन एक आत्मा को जिंदा कर रहे थे। 20 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठ गया है। एक औरत की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अब भी औरतों के साथ ऐसा अन्याय होने देंगे? मैं अदिति मिश्रा आज एक ऐसे गांव से रिपोर्ट कर रही हूं जो सालों तक एक भूतिया रहस्य कहा गया, लेकिन उस रहस्य के पीछे छुपी थी एक जिंदा जलाई गई लड़की की सच्चाई। उसका नाम रूपा था, एक सीधी मासूम लड़की जिसे दहेज के कारण कई अत्याचार किए गए। उसने विरोध किया और बदले में उसे सरेआम जिंदा जला दिया गया, और पूरा गांव चुप रहा, जैसे उसकी चीखों को भी दफना दिया गया हो। रूपा की आत्मा ने कभी इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो रोज डराने नहीं, अपनी कहानी कहने आती थी। मैंने खुद उसकी आत्मा को महसूस किया, उसकी जलती आंखें, जली साड़ी और सिसकियों से भरी आवाज। वो एक भूत नहीं थी, वो एक अधूरी न्याय याचिका थी। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये उस समाज का आईना है जो चुप रहकर सबसे बड़ा अपराध करता है। रूपा जैसी कितनी ही लड़कियां आज भी जिंदा हैं, जो दहेज की बजाय खामोशी में जल रही हैं। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? इस गांव ने रूपा को मिटा दिया, लेकिन अब उसकी कहानी मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो